रहीम। इमरान खान की टोटल सियासत मीठा मीठा हप हप और कड़वा कड़वा थू थू के एन मुताबिक है। वो वजीर आजम बन जाए तो पाकिस्तान जिंदाबाद, ऑपोजिशन में हो तो एटम बम गिरा दें, वजीर आजम थे तो जमहूरियत शानदार, यही निजाम जानदार, इख्तदार से निकाल दिए गए तो सारे इदारे करप्ट और शरीफों के गुलाम, इलेक्शन जीत गए तो ठीक और हार गए तो धांधली। जी हाँ, इमरान खान का टोटल विजन बस इतना ही है कि जज, जनरल और जर्नलिस्ट जो साथ है बस वही ईमानदार है, न्यूट्रल या नाकिद सब गद्दार। दूर क्या जाना, अब 8 फरवरी का हालिया इलेक्शन ही देख लें। जहां से जीते वहां इलेक्शन कमीशन भी ठीक और इदारे भी ठीक, और जहां से हार गए वहां इलेक्शन कमीशन बिक गया और इदारों ने साजिश कर दी। इमरान खान की जानिब से इलेक्शन के नताइज को रद्द करना और निजाम के खिलाफ अलम बगावत बुलंद करना अपने वोटर्स और सपोर्टर्स के बहलावे से ज्यादा कुछ नहीं है। क्योंकि वो जिस हुकूमत को सिरे से तस्लीम ना करने का ढोंग रचाते हैं, उसी शहबाज सरकार के साथ कौमी असेंबली में पावर शेयरिंग पर काम कर रहे हैं। जी हाँ, इमरान खान के कौमी असेंबली में मौजूद अरकान इमरान खान की मुकम्मल इजाजत से कौमी असेंबली की तमाम कमेटीज में अपना हिस्सा बड़े से बड़ा करने में मसरूफ है। हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान पावर शेयरिंग फार्मूले का जो फ्रेमवर्क तैयार हुआ है, उसके मुताबिक कौमी असेंबली की 26 कमेटी की चेयरमैनशिप हुकूमती इत्तेहाद, जबकि 11 कमेटीज की चेयरमैनशिप अपोजिशन को मिलेगी। इसी तरह पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन अपोजिशन और कश्मीर कमेटी का चेयरमैन हुकूमती इत्तेहाद से होगा। कौमी असेंबली की कायमा कमेटीज, पब्लिक अकाउंट कमेटी और कश्मीर कमेटी में अपोजिशन के अरकान की तादाद 7-7 होगी। बस कमेटियों की चेयरमैनशिप पीटीआई की हिमायत याफ्ता आजाद अरकान और एक कमेटी की चेयरमैनशिप जेयूआई के पास होगी। यही नहीं, हुकूमती यकीन दहानी कमेटी में भी 5 अरकान अपोजिशन से होंगे। हाउस बिजनेस एडवाइजरी कमेटी के 26 अरकान में से भी 8 अपोजिशन से होंगे। जी हाँ, अलमिया यही है कि मीडिया पर आकर जो पीटीआई इस हुकूमत को कोसती रहती है, कौमी असेंबली में उन्हीं के साथ अच्छे बच्चों की तरह मिल बैठती भी है और ओहदों पर बार्गेन भी करती है। कौमी असेंबली की कमेटीज की चेयरमैनशिप कोई मामूली बात नहीं है। चेयरमैन हो या अरकान, उनको अलहदा से मरात और गाड़ियां मिलती हैं। हर कमेटी में हुकूमत और अपोजिशन अरकान मिल बैठते हैं। कमेटी चेयरमैन भले नून लीग से हो, पीटीआई अरकान को कोई एतराज नहीं होता और हुकूमती मामलात मिलजुल कर तय किए जाते हैं। बंद कमरों की कमेटीज में सब अच्छा होता है, मगर जैसे ही कैमरे ऑन होते हैं, इनकलाब का लावा फटने लगता है, हुकूमत बुरी हो जाती है और निजाम करप्ट हो जाता है। पूरी पीटीआई इस हुकूमत के साथ हर कमेटी का हिस्सा होगी, तब हुकूमती मैंडेट का कोई सवाल नहीं होगा। मगर जैसे ही बात आए मुल्क की सियासी इस्तेहकाम की, तो इमरान खान फरमाने लगते हैं कि ये करप्ट है, ये मैंडेट चोर हैं, वो हुकूमत से किसी किस्म के मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जी हाँ, अडियाला जेल में कैद इमरान खान आज भी मुंतज़िर हैं तो सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के। वो मुज़ाकरात करने को भी तैयार बैठे हैं, मगर सिर्फ और सिर्फ इस्टेब्लिशमेंट के साथ। मगर हवाओं का रुख बता रहा है कि वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे। अब तो यही जेल है और यही हुकूमत। मुज़ाकरात करने हैं तो इन्हीं के साथ करें जिनके साथ आपकी पूरी जमात इख्तदार के मज़े लूट रही है। प्रोग्राम के इस हिस्से में मुझे ज्वाइन किया है वेरी ऑनरेबल खुरम दस्तगीर साहब ने, सीनियर मेंबर हैं पीएमएलएन के। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद, बहुत बहुत शुक्रिया खुरम दस्तगीर साहब ज्वाइन करने के लिए। सर, आपके हवाले से तो हम बातें ज़रा आगे चल के करेंगे, लेकिन सबसे पहले तो जो कायमा कमेटीज़ बनी हैं, उन्होंने एक हल्का सा शॉकर दिया है, और शॉकर इसलिए दिया है, आपके लिए तो खैर अच्छी चीज़ है और सवाल भी मेरा यही है, लेकिन वो शॉकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से है कि उन कमेटीज़ में बढ़ चढ़ कर जो ऑपोजिशन है उसने अपना हिस्सा ना सिर्फ लिया है बल्कि मांगा है, और कमेटीज़ की चेयरमैनशिप भी मांगी है। अब आप लोगों के लिए ये एक अच्छी चीज़ है कि आपको कहीं ना कहीं एक एंडोर्समेंट मिल गई है उस पीटीआई की तरफ से, जो कैमरा खुलते ही इनकलाबी बन जाते हैं और बंद कमरों के अंदर वो आपके सामने कहते हैं जी 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 जी, जो आपने कह दिया जी वो ठीक है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ये जो ऑन कैमरा आप इसका रिबटल कैसे देंगे, हालांकि ये चीज़ एंडोर्समेंट है कि दे कंसिडर यू एज गवर्नमेंट। सर देखिए, रिबटल नहीं है, ये तो हमने सियासत में देखा है और आज का नहीं देखा। ये सिर्फ ये है कि चूंकि तहरीक इंसाफ एक फाशिस्ट जमात है, तो उनका पहला तो इंस्टिंक्ट यही होता है कि वो धमकियाने, जैसा कि इन्होंने पार्लियामान के पहले दिन दी कि हम गर्दनें तोड़ देंगे, हम टांगें तोड़ देंगे,
हम कोई लेजिस्लेशन नहीं होने देंगे। लेकिन वो बड़ा एक पुराना मकूला है कि जैसे ही पार्लियामान के उस गुंबद के नीचे वो आते हैं और एक ठंडी हवा लगती है पार्लियामान की, तो फिर उनको ओहदे याद आ जाते हैं, बरात याद आ जाती है। तो ये हम एक बारहा देखा है। मैं याद करा दूं आपके नाजरीन को कि इन्होंने बड़े शोर से और बड़े इसी तरह जो कहते हैं सीने तान कर इस्तीफे दिए थे 2014 के धरने के दौरान। राइट। लेकिन उसके चंद महीनों बाद मैं वो लफ्ज तो नहीं इस्तेमाल करूंगा जो करते हैं, लेकिन वो समझें कि अपने ही बोले हुए लफ्ज को वापस लेकर उतना ही जोर डाला कि जी अब हमें वापस ले आ जाए, और हम वापस ले आए थे उनको ईवान के अंदर। और इसी तरह जो है जब इन्होंने 2022 में इस्तीफे दिए तो बहुत लिटिगेशन की, अदालतों में गए कि नहीं जी हमारे इस्तीफे ठीक नहीं है, हमें वापस ले लें। तो ये कोई नई बात नहीं है कि ये पहले तो बड़के मारते हैं, सीने पे हाथ मारते हैं, धमकियां देते हैं, और फिर जब एक्चुअल बरात की बात आती है तो बड़ी खामोशी से वापस आ जाते हैं। राइट सर, अभी आपने एक लफ्ज इस्तेमाल किया फाशिस्ट। फाशिस्ट हो, जितनी भी सीना को भी कर लें, जितना भी आपको बुरा भला कहें, एट द एंड ऑफ द डे एक स्टेक होल्डर तो हैं सर। और मुझे आपकी तवज्जो दिलवानी है प्राइम मिनिस्टर के दौरा कराची पर, जब वो गए और वहाँ पर जितनी भी ताजिक कम्युनिटी थी, एंड आई वुड लाइक टू कोट द नेम ऑफ कोर्स, ये जो हबीब आरिफ साहब है, आरिफ हबीब साहब, उन्होंने कैटेगोरिकली प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब को कहा कि भाई अडयाला जेल के जो बासी हैं उनको इंगेज करें। तो क्या उनकी फरमाइश पर, बिकॉज दे आर बिग पीपल, दे आर पावरफुल पीपल एंड दे आर द मूवर्स एंड शेकर्स ऑफ द सोसाइटी, तो क्या उनकी फरमाइश के ऊपर आपको ऐसा लगता है कि शहबाज शरीफ साहब अडयाला के बासियों से रब्ता करेंगे या कोशिश भी करेंगे, कोई टीम बनाएंगे, कोई डेलीगेशन भेजेंगे? जी अभी चूंकि 24 घंटे हुए हैं, इस पे कियास राय करना मुश्किल है, लेकिन इस कराची विजिट से पहले की तो पॉलिसी यही थी कि बानी चेयरमैन से कोई गुफ्तगू नहीं होगी। अच्छा। हम पार्लियामान में बहरहाल कौमी असम्बली में और सेनेट में उनसे बातचीत के लिए तैयार हैं, कानून साजी के ऊपर, रेजोल्यूशंस के ऊपर, कमेटियों के बंदर बांट के ऊपर। तो पार्लियामान के जो मामलात हैं उसमें हम पूरी तरह ओपन हैं। अगर वो उन सामने कोई ख्याल है, अगर खुदा न खास्ता इनके जहन में कोई मुस्बत ख्याल आ गया है कि जी पाकिस्तान में महंगाई जो है वो कम करने का बेहतर फार्मूला है, तो वो हमें बताएं, हम बात करेंगे। या जो दहशतगर्दी अब दोबारा उठी है, इसके वो खुद जिम्मेदार हैं 2021 के भयानक फैसले से। अगर उसको कोई तो उसका तोड़ उनके जहन में है, तो हम बिल्कुल तैयार हैं उनसे बात करने के लिए। तो जो पार्लियामेंट्री इश्यूज हैं, जो अवाम के इश्यूज हैं, उन पर हम बात करने के लिए तैयार है, लेकिन उनकी जो जाती एनआरओ है उस पर हम बात करने के लिए तैयार नहीं। ठीक है, बिल्कुल फेयर इनफ सर। मुझे ये भी लगा कि जो शहबाज शरीफ साहब हैं वो ताजरों से जो अपील कर रहे थे वो बेसिकली प्लीड कर रहे थे, मदद मांग रहे थे कि भाई आप सब भी इकट्ठे हो जाएं और पाकिस्तान के लिए आगे बढ़ें और इकट्ठे होकर के पाकिस्तान के लिए काम करें। क्या अपीलों से भी टैक्स नेट कभी बढ़ा है? क्या अपीलों से भी जो मामलात हैं वो आगे की तरफ बढ़े हैं कभी? जी नहीं बढ़े। और जो असल अपील थी, जो मेरे ख्याल में जो उसका सब टेक्स्ट था, वो हमने देखा है कि पिछले यानी कम से कम कोविड के बाद से पाकिस्तान के काफी बड़े बड़े जो इंडस्ट्रियल हाउसेस थे, उन्होंने पाकिस्तान से अपनी सरमायाकारी जो है वो खत्म करके वो बाहर चले गए और जा रहे हैं। तो असल मकसद वज़ीर आज़म का ये था कि उनको ये बावर कराना था कि हम इस्तेहकाम वापस ला रहे हैं, और उसके बाकायदा शवाहिद हैं कि पिछले 1 साल से अगर अभी भी महंगाई की शरह आवाम के लिए बहुत ही तकलीफ दे है और परेशान कुन है, लेकिन बहरहाल उसमें एक कीमतें कम नहीं हुई, लेकिन उनके बढ़ने की रफ्तार में जिस तरह वो तेजी से बढ़ी थी, अब कमी आ रही है। पिछले 1 साल हो जाएगा, पाकिस्तान का जो करंट अकाउंट का जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सरप्लस में है। पाक रुपी पिछले 8 महीने से मुस्तहकम है। तो वक्त के साथ साथ एक इस्तेहकाम आ रहा है, और यही बात वो बावर कराने के लिए गए थे कि अब वो वक्त के जब आप अपना सरमाया बाहर मुंतकिल कर रहे थे और पाकिस्तान छोड़कर जा रहे थे, अब वो वक्त नहीं है। पाकिस्तान में दोबारा सरमायाकारी का वक्त है। असल तो जो ये बहुत बड़े बड़े ताजर हजरात हैं, इनको इस बात पर रागिब करना है कि वो पाकिस्तान के अंदर दोबारा इन्वेस्टमेंट शुरू करें। ठीक है सर, लेकिन आपने स्टेबिलिटी की बात की, और वो जो इकोनॉमी की स्टेबिलिटी है उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर ये होता है कि महंगाई कम हो, पाकिस्तान की आम आवाम को रिलीफ मिले।
और मैंने आपको भी बहुत दफ़ा कहीं बात करते हुए सुना मुख्तलिफ टीवी चैनल्स के ऊपर, साथ ही साथ बड़े मियाँ साहब हों जो उन्होंने ईद के करीब इधर सेशन में बात भी की, तो उन्होंने यही बोला कि नवाज शरीफ साहब ने कि हम पंजाब को एक कोशिश करेंगे कि पाकिस्तानी आवाम को रिलीफ दें, पंजाब की आवाम को रिलीफ दें। शहबाज शरीफ साहब, उनकी टीम भी यही कहते हैं कि हम महंगाई कम करके दिखाएंगे। सर, दो चीज़ें, दो फैक्टर्स हैं, पेट्रोल और बिजली, वो कॉन्टीन्यूस लेवल पे इंक्रीज हो रहा है, उसमें इजाफा हो रहा है। पेट्रोल और बिजली में अगर इजाफा हो रहा है, उनकी कीमतें बढ़ रही हैं, तो ऐसे में महंगाई कैसे कम होगी? जी देखिए, पेट्रोल पे तो अब हमें कौम को ये बावर कराने की जरूरत है कि अब उसका बराह रास्त ताल्लुक बैनुल अक़वामी कीमतों से है। जब कीमतें बढ़ेंगी, ठीक है, तो कीमत बढ़ जाएगी, जब वह कीमत कम होगी तो उसी तरह कीमत कम भी हो जाएगी। बिजली का मामला जो है वो संजीदा है और वो हुकूमत का उसमें ज्यादा जिम्मेदारी है कि अब जबकि पीडीएम के दौर में हमने उन 16 माह में 5000 मेगावाट नई बिजली की जो सलाहियत थी वो ऐड की, जो 2017-18 से पेंडिंग थी, उसको सारा कुछ चला दिया। और वो ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जो पाकिस्तानी थर कोल से चलते हैं, जो हाइड्रो प्रोजेक्ट्स हैं या न्यूक्लियर प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब बिजली की कीमत को सिर्फ इसलिए बढ़ाना कि बजट का खसारा कम करना है, ये फीजिबल नहीं है। तो चैलेंज नए वजीर खजाना और शहबाज शरीफ साहब के सामने ये है कि वो बिजली को दूसरे टैक्स इकट्ठे करने के लिए और दूसरे खसारे कम करने के लिए इस्तेमाल ना करें, बल्कि मैं बड़े बराह रास्त इस पर उनको एडवाइस भी दे चुका हूं कि अब जबकि एक नई हुकूमत है तो हमें बिजली के बिल में से जो बाकी दूसरे टैक्स, सेल्स टैक्स के अलावा बाकी तमाम टैक्स उठा लेने चाहिए। जिसका जो महकमा है वो वहां अपने टैक्स खुद इकट्ठे करे, बिजली का बिल उसका जो है व्हीकल नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है इस तरीके से बिजली के मामलात को कंट्रोल किया जा सकता है। खुर्रम दस्तगीर साहब, आप अपील ना करें, आप ऐसा करें कि आप उनको समझाएं, क्योंकि वो पहली दफ़ा वजीर ख़जाना बने हैं, वो ये कह रहे थे कि बस अब बहुत हो गया, अब आपको टैक्स देना होगा। और आप उनको समझा सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम सिर्फ एक ही चीज़ कॉन्टीन्यूसली और रिलीजियसली करती है और वो है टैक्स देना। ये आपने इतनी उमदा बात की है, ये आप अपील ना करें, ये आप उनसे जाके मुलाकात करके उनको बताएं कि औरंगजेब साहब और हाँ जी जी बताइए। मैं उन्हें बाकायदा तौर पे ये तजवीज़ दे चुका हूँ और ये भी शहबाज शरीफ साहब को भी मैंने कहा है और आई एम श्योर उन्हें आगे हिदायत भी की है। इससे पहले के बजट का खसारा पूरा करने के लिए पाकिस्तान के अवाम पर बोझ डाला जाए। हुकूमत का फर्ज ये है कि वो अब अपना पूरे तरीके से वफाकी हुकूमत को भी और सूबाई हुकूमतों को भी, कि जहां उनके गैर तरक्याती अखराजात में एक रेडिकल कमी करनी पड़ेगी ना, इनकलाबी कमी करनी पड़ेगी। क्योंकि जो असल वजह है, आपके नाजरीन को थोड़ी सी टेक्निकल बात है लेकिन करना जरूरी है, कि पाकिस्तान में महंगाई की असल वजह हुकूमत का एक बेतहाशा बैंकों से कर्जा लेना है। और वो जो कर्जा है वो फिर अफराते ज़र बनकर महंगाई को उसने कायम रखा हुआ है, ऊंचा रखा हुआ है। तो जब तक हुकूमत अपने कर्जा लेने की रफ्तार में कमी नहीं लाती, महंगाई कम नहीं होगी। अगरचे डॉलर के स्टेबल होने से उस पर इफेक्ट आया है कि कम से कम जो डीवैल्यूएशन वाली इन्फ्लेशन है वो पाकिस्तान में अब नहीं हो रही। जो दूसरी दुनिया में कमोडिटीज की भी कीमत में भी कुछ इस्तेहकाम है, तो उसकी वजह से भी बेहतरी आई है और इसीलिए हम महंगाई में अगर फिर मैं कहूंगा बड़ी तकलीफ है, लेकिन पहले के मुकाबले में हालात बेहतर हैं। सर, लेकिन अगर इसको रेडिकली कट करना है तो हुकूमत को अपना कर्जा जो है वो लेने की जो स्पीड है वो कम करनी पड़ेगी, तभी महंगाई कंट्रोल होगी। एक सवाल आवाम से रिलेटेड और फिर बाकी एक सवाल मैंने आपके ताहयात कायद साहब के हवाले से करना है। गंदम का मसला बहुत ज़्यादा है, मतलब जो इम्पोर्टेड गंदम है वो ली जा रही है और जो अपनी लोकल गंदम है वो किसान बेचारे सड़क पे रख के खुली रख करके बैठे हुए हैं, लेकिन कोई ख़रीदने के लिए तैयार नहीं। और राना तनवीर साहब ये फरमा रहे थे क्योंकि अभी नमी है तो इसलिए गवर्नमेंट परचेज नहीं कर रही। सर, मतलब इससे बड़ा कोई जुल्म हो सकता है जो हुकूमत करे? जी देखिए, हम हुकूमत के लिए तो दोनों हालात मुश्किल हैं। गंदम कम हो और बड़ी मिकदार में इंपोर्ट करनी पड़े तब भी बुहरान है, बिकॉज पाकिस्तान की डॉलर रिजर्व्स कम होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस साल चूंकि अल्लाह ताला ने बड़ा करम किया है और बहुत ज्यादा गंदम हुई है, तो उसकी वजह से ये कहने की वो जो किसान है उसकी खरीदी नहीं जा रही, वो खरीदी जाएगी इस दफा। तो चूंकि अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज्यादा गंदम है, तो जो फिर मैं कहूंगा कि इसकी वजह से जो आटे की कीमत बढ़ रही थी पिछले 4 सालों से, इस साल नहीं बढ़ेगी।
उस पर कंट्रोल आएगा। तो किसान को जरूर एक इफेक्ट है और उसका जो सद्देबाब है वो मेरी तवक्को है कि मरीम नवाज साहब और दूसरे जो वज़राए आला हैं वो करेंगे। लेकिन साथ ही साथ पाकिस्तान के कंज्यूमर को इस साल गंदम की कीमत में इस्तेहकाम मिलेगा, जिसका फायदा हम सबको। अच्छी बात है। मरियम नवाज तो आज ट्रेंड कर रही हैं, आपने तस्वीरें तो देखी होंगी, सोशल मीडिया तो आप भी इस्तेमाल करते हैं, मतलब ऐसे जच रही हैं यूनिफॉर्म में, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रही तस्वीर, तनकीद कर रहे हैं लोग कि क्या ज़रूरत थी, ये क्या तरीका है, क्या आपने वर्दी पहन ली, ये क्या ज़रूरत है। मतलब आप क्या तनकीद करेंगे, आप सराहेंगे, ऑल द बेस्ट, आपको लगता है मरियम नवाज ने ठीक किया? मैं सराहूंगा। पंजाब दुनिया के सैकड़ों मुल्कों से ज्यादा बड़ा एक इंतजामी यूनिट है जी। और उसकी पाकिस्तान में पहली खातून वजीर आला बनी है। अगर वो मुतहरिक हैं और बिला झिझक जो हाकमियत के तमाम शोबे हैं उनके अंदर जा रही हैं, तो हमें उसको सराहना चाहिए। एब्सोल्युटली। फाइनल क्वेश्चन सर, ओहदों की कैद से आज़ाद नवाज शरीफ साहब हैं, आपके ताहयात कायद, सबसे ज़्यादा आज़ाद अगर कोई है ना आपसे भी ज़्यादा आज़ाद, खुर्रम दस्तगीर साहब वो हैं। तो मुझे बताइए कि उनका मुल्की सियासत में किरदार क्या होगा? वेरी क्विकली सर, लास्ट क्वेश्चन। जी, उनकी फिलहाल तो किरदार यही है कि वो शहबाज शरीफ साहब को और मरीम नवाज साहब को गाइड करें। बहुत सारे पेचीदा मामलात हैं, चाहे वो मुआशी हैं, खारजा पॉलिसी के हैं, लेकिन अगर हम सब की ख्वाहिश तो यही है कि अगर वो चाहें तो मुस्लिम लीग नून की सदारत दोबारा इख्तियार करें। और फिर उस सदारत को, मुस्लिम लीग नून को, जो 21वीं सदी में हमें एक नया इर्तका करना है, इवॉल्व करना है, चारों सूबों में, गिलगित बल्तिस्तान में, आजाद जम्मू कश्मीर में, उसके लिए इस्तेमाल करें। तो पार्टी के लिए उनसे इससे बड़ी खिदमत नवाज शरीफ अब और नहीं कर सकते कि वो पार्टी को 21वीं सदी के लिए तैयार करें और उसमें नया खून लेकर आए। अल्लाह करे जी। हम तो दुआगो ही हैं। आज के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, और इसके साथ एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद कहीं मत जाइएगा, क्योंकि प्रोग्राम के अंदर हमें दीगर नए पैनलिस्ट ज्वाइन करेंगे और डिस्कशन को हम आगे लेके जाएंगे आफ्टर दिस ब्रेक। रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीधी बात जोन के अंदर इस वक्त मुझे ज्वाइन किया हुआ है वेरी ऑनरेबल सलमान आबिद साहब ने, लाहौर स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी वेरी ऑनरेबल मुबशर बुखारी साहब, और मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जी ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। ये दोनों अपनी अपनी कैपेसिटी में एनालिस्ट हैं और अपनी अपनी कैपेसिटी में आज के शो के अंदर जो है वो अपनी अपनी ओपिनियन देंगे। खास तौर पे मुबशर साहब, आप तो मतलब बड़े मोहतरम है मेरे लिए, लेकिन ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब को आज देख करके दिल बड़ा ही खुश हुआ है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि बाय द टाइम मैं ये शो ख़त्म करूँगी हम दोनों बहुत खुश होंगे। सलमान आबिद साहब, मैं शो का आगाज़ आपसे करना चाहती हूँ। स्टूडियो में आने का कुछ तो फ़ायदा हो रहा सर है, तो आपसे फिर आगाज़ कर लें। तो आगाज़ ये करना है, सीधा सवाल रखती हूँ। इमरान खान साहब ने जो स्टैंडर्ड सेट किए हैं ना सियासत के, उसमें ये है कि भाई या तो आप चोर डाकू लुटेरे हैं या आप मुहिब्बे वतन हैं और आप इमरान खान साहब के साथ हैं। अगर आप उन स्टैंडर्ड्स को देखें तो उस हिसाब से जिस तरह से अब हुकूमत साजी के बाद जो कमेटी फॉर्मेशंस हो गई हैं और जो कमिटीज़ बनी हैं, उनमें पीटीआई का सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का एक अच्छा खासा शेयर है, और यही वो कमिटीज़ हैं जिन्होंने आगे ऑर्डर्स प्रोवाइड करने हैं और आगे हुकूमत चलानी है। तो सर, इस चीज़ को देख करके क्या जान की अमान पाऊँ तो मैं कह सकती हूँ कि ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दोगलापन नहीं तो क्या है? क्या इमरान खान साहब की जो पिक्चर है वो ख़त्म हो चुकी है या अभी बाकी है? देखिए बीनेश, गुफ्तगू तो इस वक्त जो है और सियासत जो है वो तो इमरान खान के गिर्द ही इस वक्त चल रही है, चाहे उनकी हिमायत में और चाहे उनकी मुखालफत में। और इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट का जो टकराव है वो भी असल में पता चलता है कि दो बड़े फरीक जो हैं उनके दरमियान टकराव की पॉलिसी है, और उसी में से कोई नतीजा निकलेगा अगर वो रिकन्सिलेशन की तरफ जाना है। अलबत्ता इमरान खान की जो साबका पॉलिसी थी जिसमें वो किसी के साथ भी बातचीत नहीं करते थे अपनी मुखालफिन के साथ, अब उसमें एक तब्दीली आई है। और तब्दीली ये आई है कि अब सरदार अख्तर मैंगल हो, महमूद खान अचकजई हो, जमात इस्लामी हो, ANP हो, बाकी जमातों के साथ जो उनकी गुफ्तगू, इवन दैट मौलाना फजलुर रहमान के साथ भी असद कैसर और गौहर अयूब वगैरह जो है मुलाकातें कर रहे हैं, उमर अयूब वगैरह, तो एक पॉलिसी में शिफ्ट तो है। लेकिन ये देखना पड़ेगा ये पॉलिसी शिफ्ट मुस्तकिल बुनियादों पर है या सिर्फ जिस वक्त इमरान खान जरा अभी इस वक्त अताब में है, जेल के अंदर है, और वो बाहर आते हैं तो वो कितनी स्पेस देते हैं बाकी सियासी कुव्वतों को, वो भी देखने पड़ेगा। मुझे तो लगता है कि देखना ये पड़ेगा कि ये जो आप सो कॉल्ड पॉलिसी शिफ्ट बता रहे हैं ये इमरान खान साहब की मर्जी से है, क्योंकि जब कैमरा ऑन होता है ना तो पीटीआई के अंदर एक वो वाली रूह आ जाती है कि भाई हम लेके रहेंगे आज़ादी, हक है हमारा आज़ादी, और बंद कैमरों के अंदर जो मीटिंग होती है, कैमरास ऑफ होते हैं, कमरे बंद होते हैं, उसके अंदर ये पूरा अपना शेयर लेते हैं। सो इज इमरान खान साहब प्रिवी टू दिस और नॉट? दिस इज अ $1 मिलियन क्वेश्चन। इस वक्त अगर कोई फैसले हो रहे हैं पार्टी के, इमरान खान कर रहे हैं,
अगर आपको लगता है कि वो गौहर साहब कर रहे हैं या उमर अयूब कर रहे हैं तो ये फिर आपका अपना एनालिसिस होगा, फैसले तो वही कर रहे हैं। लेकिन अब ये देखिए, ये जो तजाद है कमरे के अंदर का और कमरे के बाहर का, ये सिर्फ इमरान खान तक तो महदूद नहीं है। खुद मुस्लिम लीग नून के अंदर क्या हो रहा है, पीपल्स पार्टी के अंदर क्या हो रहा है, बाकी जमातों के अंदर क्या हो रहा है, ये रहा है कि एस्टैब्लिशमेंट से टकराव करना है या एस्टैब्लिशमेंट से मफाहमत करनी है, समझौता करना है या इस वक्त लड़ाई लड़नी है, ज्यादा से ज्यादा इख्तियारात समेटने हैं और ज्यादा से ज्यादा अपने लिए फायदे उठाने हैं। ये तो पॉलिटिक्स में होता है। लेकिन असल सवाल जो इस वक्त ये है, जो बुनियादी सवाल ये है कि क्या ये जो लड़ाई है जो इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान और इमरान खान के दरमियान है, क्या ये खत्म होगी? ये जो कल आरिफ हबीब साहब ने मशवरा दिया है प्राइम मिनिस्टर को, और साथ साथ उन्होंने कहा कि मैंने यही मशवरा आर्मी चीफ को भी दिया था कि जब तक आप कोई रिकंसिलेशन नहीं करेंगे इमरान खान के साथ या इमरान खान आपके साथ नहीं करेंगे तो गाड़ी आगे नहीं चल सकेगी। तो ये बुनियादी सोच जो है वो इमरान खान समेत सबको लेनी पड़ेगी कि पाकिस्तान को इस वक्त जिस किस्म के क्राइसिस में हम इस वक्त दो चार है उसमें रियल रिकंसिलेशन चाहिए और ये कंडीशनल नहीं होनी चाहिए। यानी आप किसी पे कोई चीज मशरूत या मुसल्लत नहीं करेंगे, आप ओपन रखेंगे और कुछ गिव एंड टेक होगा, कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पे मामला तय करने पड़ेंगे और एक पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्रिएट करना पड़ेगा। वरना अभी तो ये सूरत हाल है कि एक हाइब्रिड प्लस निजाम, अगर 2018 में हाइब्रिड निजाम था तो अब उससे हाइब्रिड निजाम जेल में जाकर मिलना चाहिए। मुझे क्या, अगर आप इजाजत ले दें तो मैं सुबह चले जाता हूँ, इजाजत तो आप देके नहीं देती। मैं यही तो कह रही हूँ सर, ये इमरान खान साहब डिसाइड करते हैं कि कौन उनसे मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप इतनी समझदारी वाली बातें कर रहे हैं। अगर आप जैसी आधी बातें भी अगर इमरान खान साहब के पल्ले पड़ जाए ना, आप यकीन जाने पाकिस्तान बहुत बेहतरीन की तरफ अगर वो नहीं पड़ रही तो फिर उसका खमियाजा भी इमरान खान भुगतेंगे ना। तो सर वो सिर्फ इमरान खान नहीं ना, पूरा पाकिस्तान भुगतेगा। सर ये ऐसे ही होगा ना। अब ये जो अभी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ साहब ने, एक सेकंड, ये जो राना सनाउल्लाह ने कहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने हाइब्रिड निजाम के तहत हुकूमत लेके पूरा बेड़ा गर्क कर दिया पार्टी का, तो क्या शहबाज शरीफ राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू सुनने के लिए तैयार है? ये तो हर जगह पे होता है, हर जमात के साथ होता है, हर जगह पे होगा। राणा साहब की तो खैर मुझे पता नहीं है, लेकिन ऑब्वियसली जो इलेक्शन बंदा हार जाए, जिसको आवाम वोट ही ना दे, उसकी क्या गुफ्तगू सुननी है। लेकिन ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो सर। और आपसे तो मेरा ये सवाल है कि वो जो आपकी पसंदीदा पार्टी है ना, पिछले दौरे हुकूमत के अंदर उन्होंने इस्तीफे दे दिए, उन्होंने कहा कि हम इस असेंबली में नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद इमरान खान साहब वजीर आजम नहीं रहे, लिहाजा हुकूमत मिल गई ये मुत्तहिदा अपोजिशन को उस टाइम की, यानी शहबाज शरीफ एंड पीपल्स पार्टी को, और इमरान खान साहब को अपोजिशन में बैठना पड़ा था। तो उन्होंने कहा नहीं जी हम नहीं बैठेंगे। फिर पूरी एक्सरसाइज हुई, पंजाब की असेंबली तोड़ दी कि नहीं हमने पंजाब में भी नहीं बैठना, हमने खैबर पख्तूनख्वा में भी नहीं बैठना। घूम फिर के 2024 में इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद जो नतीजा आए अपनी मर्जी से ही हुकूमत में नहीं ऑपोजिशन में आकर के बैठ गए। तो सर इस पूरी एक्सरसाइज का गेन क्या हुआ? क्योंकि आपने तो इस हुकूमत को एंडोर्स भी कर लिया। जब आप कायमा कमेटी की जो सरबराही है वो लेंगे, आपकी पॉलिटिकल पार्टी के जो मेंबर्स हैं उस सरबराही में होंगे, उन कमेटीज में होंगे सर, तो ये एंडोर्समेंट है इस हुकूमत की, सो पीछे क्यों रह गया? बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया बिनिश, गुड टू सी यू बैक इन द ओरिजिनल फॉर्म और बैक ऑन द स्क्रीन ऑल्सो आफ्टर ब्रेक इन बिटवीन। देखें, मैं जब अब बैठ कर सोचता हूँ तो मेरे दिल में ये बात आती है कि वाकई कुछ बड़े ब्लंडर कर दिए अपना इमरान खान साहब। पहली बात है, पार्लियामेंट में अगर वो इन हाउस चेंज हुआ था, जैसे भी हुआ था, जो भी उसके मुहर्रिकात थे, डायनेमिक्स थे, इनको पार्लियामेंट छोड़नी नहीं चाहिए थी। नेशनल असेंबली की मैं बात कर रहा हूँ। और दूसरा ब्लंडर किया जब इन्होंने पंजाब असेंबली और केपी असेंबली को डिसॉल्व किया, थिंकिंग के जिन्हें पर 5-6 एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 90 डेज में इलेक्शन हो जाएंगे, वो नहीं हुए। वो अब एक माजी का चैप्टर बन चुका है, क्लोज करें, जो भी आप उसको कहें। तो ये कुछ ब्लंडर्स किए हैं इन्होंने। पाकिस्तान की जो ग्राउंड रियलिटीज हैं, रियासत की ग्राउंड रियलिटीज, मेरा ख्याल है वो समझने में नाकाम हुए। एक तो पहली बात ये। दूसरा, चले वो जो हो गया सो हो गया। मैं 1.5 साल से 2 साल से कह रहा हूं कि भाई देयर हैज टू बी अ पॉलिटिक्स ऑफ रिकंसिलिएशन। प्रेसिडेंट आरिफ अलवी साहब का पीस प्रपोजल को हमने बहुत सपोर्ट किया। उसके बाद हमारे वो मिनिस्टर साहब थे दुरानी साहब, उन्होंने भी पीस इनिशिएटिव था, उसको भी हमने बहुत सपोर्ट किया। क्योंकि देखिए एक वक्त आता है व्हेन यू से इनफ इज इनफ। मैं समझता हूं कि आप उनको ये जो हार्ड लाइन अप्रोच है, भाई मुझे आप ये बताएं, जब वो जलसे करते थे तो हम बार बार आपके प्रोग्राम में भी बैठ के कहते थे कि आप क्यों नाम लेके आप टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट कर रहे हैं, आप क्यों हालात खराब कर रहे हैं अपने लिए भी, अपनी पार्टी के लिए भी, और मुल्क में एक अजीब सी कैफियत पैदा हो गई थी। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये जो
नाम लेके जो टॉप मिलिट्री लीडरशिप को वो टारगेट करते हैं, ये ठीक नहीं है। इससे हालात और खराब हो गए। बीच में इंडिकेटर्स आए थे, दोबारा ये जुमला रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें लग रहा था कि काफी इनके लोग जो हैं वो हम देख रहे थे वो रिलीज भी हो रहे हैं, और उसके बाद कुछ खवातीन भी रिलीज हुई है जेल से। तो वी वर हैप्पी कि चलो यार ये मामला लगता है अब सेटल डाउन अच्छी तरफ जाएगा। लेकिन फिर उन्होंने टॉप मिलिट्री लीडरशिप को टारगेट किया। भाई ये काउंटर प्रोडक्टिव है, ये गलत है। आप इस तरह नहीं कर सकते बैठ के, बिकॉज आप नई एक फजा जो है, जो अगर रिकंसिलिएशन होनी भी थी या कहीं पे कोई सोच भी थी, तो आप उस मामले को सारा खराब कर रहे हैं। सो मैं ये समझता हूँ अब उनको जो सलमान आबिद साहब ने कहा कि ठीक है पॉलिटिकल फ्लेक्सिबिलिटी वो शो कर रहे हैं कि वो पॉलिटिकल पार्टीज को एंगेज भी कर रहे हैं, मिल भी रहे हैं, लेकिन कल बिजनेस कम्युनिटी ने वाया आरिफ हबीब साहब ने ये कह दिया है कि जनाब ये जो स्टॉक मार्केट चल रही है और हम इकोनॉमिक इंडिकेटर को बेहतर करना चाहते हैं, लोकल इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, प्राइम मिनिस्टर साहब आप कोई इनिशिएटिव लें। मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इन अ वेरी नाइस वे कि बिजनेस कम्युनिटी भी कह रही है कि जब तक यहाँ पे एक पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन नहीं होगी और ये पॉलिटिकल टेम्परेचर नीचे नहीं आएगा, ये पोलराइजेशन खत्म नहीं होगी, और जिसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो इमरान खान साहब पे, ही हैज टू डू इट, ही हैज टू नाउ एक्ट वेरी वेरी रिस्पॉन्सिबली, पॉजिटिवली। जो माजी में हो गया सो हो गया भाई। अब आप पाकिस्तान लेकिन की सर एक बात और करें, चीज भी है, आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक, लेकिन एक और चीज है और वो ये है कि ये जो ऑप्शन है ये ताजिर बरादरी ने ऑफ कोर्स इमरान खान साहब को भी उनकी पार्टी को भी दिया था, लेकिन वो नहीं माने थे। सो द रिस्पांसिबिलिटी लाइज ऑन द अदर पार्ट आल्सो। सर जी मुझे ब्रेक लेनी है क्योंकि आई वांट टू लिसन टू मुबशर बुखारी साहब। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मुबशर बुखारी से बात करेंगे। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। मुबशर बुखारी, सलमान आबिद एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद है। मुबशर साहब, मीठा मीठा हप हप कड़वा कड़वा थू थू, इमरान खान की सियासत क्या वाकई में अमली तौर पर इसी मुहावरे के गिर्द घूम रही है? देखिए, बहुत शुक्रिया। मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ दोस्त जो हैं इन्होंने बात कर दी, लेकिन ये बात कर रहे हैं इन बिटवीन द लाइंस। मैं अगर इमरान खान का अगर आपको सियासी माजी बताऊं तो आपको याद होगा ये वही इमरान खान थे जिनके पेंट हाउस पे जाके मियां नवाज शरीफ रहा करते थे। फिर उन्हें मियां नवाज शरीफ ने इन्हें ज़मीन भी अलॉट की, और फिर यूं हुआ कि 2007 में इन्हीं मियां नवाज शरीफ साहब के साथ इन्होंने लंदन में बाइकआउट का फैसला किया कि हम इलेक्शन का बाइकआउट करेंगे। वो अलहदा बात है कि मियां नवाज शरीफ का पॉलिटिकल विजन जरा बेहतर था, उन्हें अंदाजा हो गया कि उनसे गलती हो गई है, उन्हें बाइकआउट एंड कर दिया। उसके बाद इन्होंने ही जो है आपको याद होगा कि जमात इस्लामी के साथ मिलकर कोalition गवर्नमेंट बनाई 2013 में, और अब जमात के हवाले से जो भी बात ये करते हैं वो करते हैं। मैं ये कह रहा हूँ, ये जो माजी बताने की बात कर रहा हूँ, और फिर मुशर्रफ के खिलाफ एक वक्त में पहले मुशर्रफ को सपोर्ट किया, उसके बाद कौम से माफी मांगी, फिर मुशर्रफ के खिलाफ एक ट्रक पे मैंने माल रोड पे देखा, उस ट्रक पे मखदूम अमीन फ़हीम थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, राजा जफरुल हक थे, ख्वाजा साद रफीक थे, पीपल्स पार्टी की दूसरी लीडरशिप थी, मौलाना फजल रहमान के लोग थे। और इत्तेफाक की बात यह है कि इनकी गिरफ्तारी से 2 दिन पहले मेरी मुलाकात भी हुई इमरान खान साहब से जमान पार्क में, और मैंने उनसे यही सवाल किया कि देखिए आप पॉलिटिकल लीडरशिप के साथ बात क्यों नहीं करते, तो उन्होंने जो जवाब दिया मेरे लिए शॉकिंग था। और मैंने ये रेफरेंस दे के उनसे सवाल किया कि आपने माजी में इनके साथ ये इकट्ठा काम किया, तो फिर व्हाई नॉट नाउ? तो उन्होंने जवाब दिया नहीं वो मेरी गलती थी, अपने आप को NRO दे देंगे। हाँ अलबत्ता मैं गुफ्तगू के लिए तैयार हूँ, लेकिन सिर्फ मिलिट्री लीडरशिप से। तो इससे मुझे अंदाजा ये हुआ कि ये एक पॉलिटिकल लीडर ये बात कर रहा है कि वो पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करने को तैयार नहीं, लेकिन मिलिट्री लीडरशिप से बात करने को तैयार है। इसका मतलब है पाकिस्तान में सियासत और जमहूरियत दोनों का अल्लाह हाफिज। दूसरी तरफ से अगर बात करें, अभी ब्रिगेडियर साहब ने भी कहा और सलमान आबिद साहब ने भी क्रेडिट दिया आरिफ अलवी साहब को। पहला जो ऑफर की थी नेगोशिएशंस की वो बिलावल भुट्टो ने की थी जब कोविड आया था कि आइए मिलके बात करते हैं। दूसरी ऑफर की थी शहबाज शरीफ ने, आइए चार्टर ऑफ इकोनॉमी के ऊपर बात करते हैं। और इन दोनों बातों को मुबशर बुखारी साहब NRO कह करके टैग किया गया कि दोनों पॉलिटिकल पार्टीज NRO मांग रही हैं, जस्ट टू पुट द फैक्ट्स राइट। जी सर कंटिन्यू। इन ऑफर्स को कमजोरी समझा गया और कहा गया NRO मांग रहे हैं। उसके बाद भी आपको भी पता है, बिनिश और सलमान भाई को और ब्रिगेडियर साहब मुझसे ज्यादा बाखबर हैं, इन्हें अंदाजा है कि ये नो कॉन्फिडेंस के दरमियान भी
पीपल्स पार्टी ने राब्ता किया या पीपल्स पार्टी से इन्होंने राब्ता किया, और लेकिन उस पर भी इन्होंने थोड़ी सी ऑब्ड्यूरेसी दिखाई, स्ट्रॉन्ग हेडेडनेस दिखाई, जिसके नतीजे में उन्हें नो कॉन्फिडेंस फेस करना पड़ी। और फिर दूसरी बात यह है कि आपने बड़ा अच्छा सवाल किया था, लेकिन मैं उसका फिर हिस्टोरिकल रेफरेंस देना चाहूंगा कि 2013 में केपी में आपकी गवर्नमेंट बनी, उस इलेक्शन को आप धांधली ज़दा भी कहते रहे। केपी में आपकी गवर्नमेंट थी, नेशनल असेंबली में आपकी गवर्नमेंट नहीं बनी, आप धरना दे के बैठ गए। उसके बाद जब दोबारा 2021 में आपके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस आए तो आपने दोबारा यही किया कि रिजाइन करके बाहर चले गए स्ट्रीट। और अभी मैं समझता हूं कि ये बड़ी पॉजिटिव चेंज है, जो भी है हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। महमूद खान अचकज़ई साहब के को हाथ बढ़ाना इमरान खान की मर्जी के बगैर नहीं होगा, या अगर ANP से बात हो या तो भाई मुबशर भाई कौन रोक रहा है फिर इनको कि शहबाज शरीफ से, बिलावल से, जरदारी साहब से, मरियम नवाज से इधर पंजाब में कौन रोक रहा है? इनसे भी हाथ मिला लें, हम नहीं देंगे ताना उनको यू टर्न का, हम भी तारीफ करेंगे। आप तारीफ ही कर रहे हैं ना कि अच्छी बात है, सियासी प्रोसेस ही यही होता है कि सबको साथ लेके चलना है। और मेरी जाती ख्वाहिश भी ये है, अगर आप मुझसे एक पाकिस्तानी के मुहिब वतन पाकिस्तानी होने के हवाले से मेरी जाती ख्वाहिश है कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस को बैठ के मुल्क के मसाइल का हल निकालना चाहिए। और मैं ये सलमान आप उस प्रोग्राम में थे, इलेक्शन के फौरी बाद एक प्रोग्राम किया था और मैंने उसमें कहा था ये कि मैं तो एक्सपेक्ट करूंगा मियां नवाज शरीफ से और आसिफ जरदारी साहब से कि वो समहाउ राब्ता करें, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट व्हाटएवर सूट्स देम, और अडियाला जेल कोई उनकी रसाई से बाहर नहीं है, ऑफर तो करें ना, आगे देखिए क्या रिस्पांस आता है। एक दफे फेल होंगे, दूसरी दफे हो सकता है, तो अब पॉजिटिव इंडिकेटर्स आ रहे हैं ना, आप देखिए। मतलब ये जो मुबशर साहब अच्छा पॉइंट आपने उठाया, यहीं पे जरा होल्ड करें। मैं ब्रिगेडियर साहब यहाँ पे आपको जाऊंगी कि दोबारा आप जरा अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन दें, क्योंकि आप बड़ा मुस्कुरा रहे थे जब ये मुबशर साहब जो है अपना एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहे थे। सर ये वो दिन चले गए हैं जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब यही जेल है और यही हुकूमत है, विच मीन्स कि मुज़ाकरात तो इसी हुकूमत से करने पड़ेंगे, बातचीत तो इसी हुकूमत से करना पड़ेगी। कोई अगर आपके पास इनसाइड इन्फॉर्मेशन है तो ज़रूर दीजिए, क्योंकि मुबशर साहब ने कहा आप तो बहुत वेल इन्फॉर्म्ड हैं, तो मुझे ज़रा इन्फॉर्मेशन दें कि ये जो इमरान खान साहब मचलते हैं हमेशा कि नहीं नहीं जी मैं तो सबसे बड़े से बात करूंगा और मैं एस्टैब्लिशमेंट से बात करूंगा, ये तो मेरे ख्याल से क्लियर साइन नहीं है कि बात करनी है तो भाई इन्हीं सिविलियन हुक्मरानों से करनी पड़ेगी। एम आई राइट सर? इज दिस द पल्स? नहीं, आपकी बात सही है कि बात तो ये सारा पॉलिटिकल डायलॉग और पॉलिटिकल गुफ्तगू ये तो इनको पॉलिटिकल लीडरशिप को आपस में करनी है, लेकिन मैं समझता हूँ कि एक चेंज आया है। देखें मुझे ये महसूस हो रहा है कि PTI के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आए हैं पिछले 1.5 साल में, जो कि गालिबन नहीं चाहते कि रिकंसिलिएशन प्रोसेस आगे चले, क्योंकि उनके मैं नाम नहीं लेता हूँ, कुछ नजर आ रहे हैं ऐसे एलिमेंट्स कि जो कि इमरान खान को गालिबन मिसगाइड कर रहे हैं कि या ये महाजराई जो है ये चलती रहे, उनके ऐसे इंटरेस्ट एलिमेंट्स के इंटरेस्ट में है कि महाजराई चले ताकि उनकी दुकान जो है वो चमकती रहे। ठीक है ना जी, कहते हैं ना मेक हे वाइल द सनशाइन वाली बात है कि वो पहली मर्तबा आए हैं। इसमें कुछ ऑब्वियसली लॉयर्स भी हो सकते हैं जो क्योंकि इनके जो कुछ जेन्युइन लोग हैं पुराने, वो तो या जेल में हैं या अभी तक अंडरग्राउंड है वगैरह, जो भी आप कहें केसेस भुगत रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये इमरान खान को ये सोचना पड़ेगा कि जनाब इफ देयर आर पीपल हु आर मिसगाइडिंग हिम कि ये कन्फ्रंटेशन चलती है। आप नाम नहीं ले रहे हैं, आप नाम नहीं ले रहे हैं सर, मैं भी नाम नहीं लेती, लेकिन जिन लोगों को लोग किराए पर घर नहीं देते उनको इमरान खान साहब ने पार्टी की टिकटें दे दी हैं। देखें ये तो हुआ ना, गलत डिसीजन मेकिंग किए गए ना, फिर इन्होंने ऐसी डिसीजन मेकिंग की है जिससे अब ये मामला तो सर गलत डिसीजन तो इन्होंने किया ना, उसका गुस्सा शहबाज शरीफ पर, नवाज शरीफ पर, मरियम नवाज पर, बिलावल पर, आसिफ अली जरदारी पर क्यों निकाल रहे हैं? गुस्सा उन पर निकाल रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि जनाब उनको थोड़ा सा अब बिल्कुल अपनी ये जो शॉर्ट साइटेडनेस है, पॉलिटिकल शॉर्ट साइटेडनेस, अपनी जो ईगोज है, इनसे उठ के बालातर होके ये निकले और हाथ बढ़ाएं। ताली 2 हाथ से बजती है। ये नहीं हो सकता कि तमाम पॉलिटिकल पार्टी उनको मैसेज दे रही हैं ऑफ रिकंसिलिएशन एंड बातचीत और वो जवाब न दें। तो देखें मेरा ख्याल है ये the Bani PTI should now say enough is enough and he should move toward
पॉजिटिव पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन, और देखें को मिडिल लाइन निकाले ना, बड़ी मिडिल लाइन निकल सकती है। चलिए जी, आई हैव टू गो टुवर्ड्स द ब्रेक, लेकिन बाद बामुलाइजा होशियार, क्योंकि ब्रेक के बाद होंगे जी सलमान आबिद साहब और ये देंगे जी अपनी एक्सपर्ट टिप्पणी टू इमरान खान साहब एंड टू द पार्टी फॉर द पाकिस्तानी डेमोक्रेटिक सिस्टम। एक छोटा सा ब्रेक, विल बी बैक। ब्रेक के बाद जी आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। वेरी ऑनरेबल मुबशर बुखारी, सलमान आबिद एंड ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब मेरे साथ मौजूद हैं। जी, आपने सलमान आबिद साहब दोनों पार्टिसिपेंट्स की बात भी सुनी, कोई ऐसी बात जो रह गई हो आप ऐड करना चाहते हैं? बिल्कुल, ये फ्लोर आपके लिए हाजिर है सर, और सवाल ले लीजिए, सवाल ले लीजिए। सवाल तो मेरा यही है कि भाई अब ये जो कमेटीज़ के अंदर और कमेटीज़ की चेयरमैनी के अंदर और जो पार्लियामेंट के अंदर जो पॉलिटिशियंस बैठे हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द गवर्नमेंट ओनली, आई एम ऑल्सो टॉकिंग अबाउट द ऑपोजिशन, और इमरान खान साहब की रिप्रेजेंटेशन की मैं बात कर रही हूँ, इनको चाहिए कि अब ये आपस में जिस तरह से बाकी ओहदे बांटे जा रहे हैं ना कि हमने ये लेना है, हमने ये लेना है, अपना आगे पॉलिटिकल प्रोसेस और जो भी पॉलिटिकल फड्डा उसको सॉल्व करें। आप पॉलिटिकल प्रोसेस चलाने तो दें, अभी तो पॉलिटिकल प्रोसेस क्या, उनको तो एक जलसा करने की इजाजत नहीं है। उनके तो पूरी की पूरी क़यादत इस वक्त जेलों के अंदर मौजूद है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने इस सिस्टम को ओन तो कर लिया है, पार्लियामेंट का हिस्सा तो बन गए हैं, हुकूमत को उन्होंने ओन कर लिया है, अब वो कमेटियों के अंदर भी जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, इसी से प्रोसेस आगे बढ़ेगा। तो सिस्टम लेकिन भी दे रहे हैं, नहीं, तमाम दे रहा है ना, कैबिनेट मिलेगा मेंबर्स ना, के मिलेगा, चुके लेकिन मिलेगा। वो अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं, दो उनकी मुलाकातें होती हैं कोर कमांडर पेशावर के साथ, मुराद सईद साहब का नाम भी इसी से निकल गया। अच्छी बात है ना, मैं तो कह रहा हूं कि चीजों को जब आगे बढ़ाएंगे तो उसी में से रास्ता निकलेगा ना। लेकिन ये मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये फैसल वाडा को किसने कहा, किसने किसकी हिमायत की बुनियाद के ऊपर वो सेनेटर बने? ये मोहसिन नकवी साहब किसकी हिमायत की बुनियाद पे सेनेटर बने? अनवार काकड़, सबकी हिमायत है ना। किसकी हिमायत है? जो असल हिमायत है उसको भी नाम ले लेना, यानी जिसकी बुनियाद पे इन पार्टियों के ऊपर चीजें मुसल्लत की जा रही हैं। अभी वो कह रही थी अब आईजी पंजाब जो है हमने रिलीफ नहीं करना, वो ले गया ना आईजी पंजाब, लगा लिया ना उसने आईजी पंजाब अपना। तो कहने का मतलब ये है कि ये जब आप सिस्टम को पॉलिटिकल ग्राउंड्स पे चलाने की बजाय एक और अजीब और गरीब सिस्टम के तहत चलाएंगे तो नतीजा ये निकलेगा कि जिस तरह से इमरान खान के दौर में सियासत और जमहूरियत कमजोर हुई है, आज भी कमजोर हो रही है ना। तो मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि जो पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, चाहे उसमें इमरान खान है, और इमरान खान पे बड़ी भारी जिम्मेदारी आयद होती है, इस वक्त की हुकूमत है, अपोजिशन है, इन सब पे ये दबाव होगा कि ये जो पॉलिटिकल स्पेस कम हुआ है, इसको बढ़ाएं, डेमोक्रेटिक स्पेस को बढ़ाएं, सिविल सोसाइटी हो, जुडिशरी हो, इस मीडिया की स्पेस को देखें, ये चीजें बढ़नी चाहिए ना। अच्छा, ये बढ़ेंगी तब जब आप अपनी एक पॉलिटिकल करेक्शन करेंगे, वो इमरान खान भी करेंगे, वो मौजूदा हुकूमत भी करेगी, वो जुडिशरी भी करेगी, वो एस्टैब्लिशमेंट भी करेगी, वो मीडिया भी करेगा। सबको पॉलिटिकल करेक्शन करनी है कि हमें इस मुल्क को आइन की बुनियाद पे, कानून की बुनियाद पे, डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क की बुनियाद पे, पॉलिटिकल फ्रेमवर्क की बुनियाद पे चलाना है। ये जो हम एक हाइब्रिड किस्म के निजामों के साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ना माजी में इसमें कोई कामयाबी मिली है, ना आइंदा कभी कामयाबी मिल सकेगी। तो ये जिम्मेदारी सबकी है, इमरान खान के साथ साथ नवाज शरीफ साहब की भी जिम्मेदारी है, और जरदारी साहब की भी जिम्मेदारी है, फजलुर रहमान की भी जिम्मेदारी है, महमूद खान अचकजई और एस्टैब्लिशमेंट समेत सबकी। तो सब अपना अपना किरदार अदा करें। ये जो सियासी इख्तलाफ है, इसको जो हमने सियासी दुश्मनी का रंग दे दिया है, एक दूसरे को एलिमिनेट करना, उनके वजूद को खत्म करना, चाहे वो इमरान खान कर रहे हैं, चाहे कोई उनके मुखालिफिन कर रहे हैं, ये दुरुस्त नहीं है। इससे बात आगे बढ़नी चाहिए, और इसके लिए एक रिकंसिलिएशन के लिए पहले एक माहौल बनाना पड़ता है। अब ये जो पीटीआई के जो लोग इस वक्त अंदर हैं, मुझे बताइए ना, यास्मीन राशिद का क्या जुर्म है यार, मुझे बताइए। इस वक्त 74, 75 के अंदर वो कीमो की पेशेंट, उनकी हर दफा जो है आप एक नए मुकदमे में उनको ले जाते हैं, आप हर नए मुकदमे में सनम जावेद को और आलिया हमजा को ले जाते हैं। वो निकालें यार, आगे बढ़ने की बात करें, कोई वे फॉरवर्ड तलाश करें ना। जो 74, 75 ईयर्स का पेशेंट है, वो भी कीमोथेरेपी हो रही है, कैंसर के आप मरीज हैं, तो आप जत्था लेकर मत जाए ना 9 मई को। तो सर आपने इन्वेस्टिगेट कर लिया, आपने इन्वेस्टिगेट कर, देखिए ना, आप तो जज बन गई, आप तो जज बन गए, आपने फैसला सुना दिया। इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं अभी तक। सलमान साहब, मैंने ऑडियो सुनी, मैंने भाई आप मुझे बताएं ना यार, आप मेरी बात सुने ना। अब इतना अर्सा हो गया ना, 9 मई को आपने मुकदमा चला लिया, आपने फैसला कर लिया, इन्वेस्टिगेट कर ली, लाए नताइज, जिन जिन लोगों को आप कहते हैं उनको सजाएं दें। ये तो नहीं हो सकता कि उसको इतना डिले करते हैं। ये मैं एग्री करती हूँ, स्पीडी फैसले होने चाहिए। इट्स हाई टाइम, ये तो स्पीडी क्या, ये तो स्लो भी नहीं है। बिल्कुल जी, फैसला होना चाहिए। मैं जरा दोबारा मैं एक बात कहना चाहता हूँ क्विकली। जी कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब, कहें। देखें कई सीबीएम्स हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से आए हैं, जिसमें ये जो कुछ लोग मिलिट्री कोर्ट में थे उनको 20-25 को बरी किया गया, वो निकल के बाहर आ गए हैं, और बड़े लोग हैं एटीसी जो हैं, उन्होंने उनको बेल देके उनको बाहर निकाल दिया है। 2-3 खवातीन जो हैं वो भी बाहर आई हैं, इसी वजह से लोगों को निकाला गया है। सो ये सीबीएम्स हैं,
और इमरान खान साहब हैज टू गिव अप हिज हार्डलाइन अप्रोच एंड बिकम मोर फ्लेक्सिबल, पॉलिटिकल फ्लेक्सिबल। Exactly. और ये नाम लेके जो वो कर रहे हैं इसको बंद करें। अगर वो ऐसा करते रहेंगे, ब्रिगेडियर साहब, मुबशर बुखारी साहब भी हमारे साथ सेम पेज पर हैं। मैं और आप इस टाइम पर सेम पेज पर हैं, एंड बुखारी साहब भी। तो बुखारी साहब, ये जो सलमान आबिद साहब ने अभी ये रोशनी डाली है इस चीज़ के ऊपर कि ये जो है हुकूमत, ये एक्सटेंशन ही है उसी हाइब्रिड निज़ाम की जो कि इमरान खान साहब के दौर पे था और कोई जमहूरियत नहीं है। हाउ मच डू यू एग्री? मैं अपनी जिंदगी का जो बहुत बड़ा मुझे दुख पहुंचा है वो मैं अर्ज करूं बीनिश आपसे जी। मैं उस पाकिस्तान के उस ब्रीड में शामिल हूं जिसने आंख खोली तो यहाँ पे डिक्टेटरशिप थी, और मैं 14 साल की उम्र में उस डिक्टेटरशिप के खिलाफ जो है वो एक्टिविज्म किया, और फिर महसूस किया वक्त के साथ साथ स्ट्रगल करते करते जर्नलिज्म में आने के बाद कि हम जो है वो जमहूरियत की तरफ कम से कम कुछ मुअस्सर हमने कदम उठा लिए हैं, और अब जमहूरियत जो है वो थोड़ी सी पाकिस्तान में बेहतर हो गई। लेकिन 2018 के बाद पाकिस्तान में जमहूरियत का जो हशर हुआ और वो जो स्ट्रगल की थी हमने, मेरी स्ट्रगल को तो छोड़िए और बहुत सारे लोगों ने कुर्बानी दी, उस पर जिस तरह से मट्टी और गर्द पड़ी और जमहूरियत जिस तरीके से रिसीड की वापसी की तरफ, मुझे अनफॉर्चुनेटली नहीं लगता कि हम अगले कई सालों में उस मकाम पे आएंगे। और मैं समझता हूं कि इसके पीछे वो सेम पेज था जिस पे बानी पीटीआई थे, उसके ऊपर उनके कहने पे अब तो सारी बातें सामने आ रही हैं। एक साहब के कहने के ऊपर टिकट्स देना पार्टी के, ये कौन सी जमहूरियत थी? उनके अपॉइंटमेंट करना, उनके कहने पे उस्मान बुज़दार को सीएम लगाना। तो ये जिस तरीके से जमहूरियत को गदला किया गया 2018 के बाद, अब इसकी शफाफियत आते आते बहुत टाइम लगेगा, और मेरा ख्याल है कि अब हमारे पास शायद वो जनरेशन्स खत्म हो गई हैं जो कोई स्ट्रगल कर लिया करती थी। अब तो गाली गलोच के कल्चर वाली हमने जनरेशन्स पैदा कर दी हैं, स्ट्रगल वाली और पीसफुल स्ट्रगल वाली जनरेशन्स अब हमारे पास नहीं है। डिफरेंट टाइम्स तो एंड हार्ड मेरा कहना ये इट्स डिफरेंट टाइम्स एंड हार्ड टाइम्स। बहुत बहुत शुक्रिया तीनों मानों का ज्वाइन करने के लिए। आपके फीडबैक का इंतजार रहेगा। इंशाल्लाह ताला मंडे को आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। देखते रहिए सीधी बात बीनर सलीम के साथ।